वो कहते हैं ना कि ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में। तो प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को अपने क्षेत्र के एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराऊंगा जिनके व्यक्तित्व के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो अद्भुत हैं, अनुपम हैं और अविश्वसनीय हैं। क्योंकि वास्तव में जितनी सहजता और सरलता के साथ उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और कुनीतियों पर अपनी कविता के माध्यम से हिंदी भाषा का सहारा लेते हुए जितना भी व्यंग्य किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ़ भी है और प्रशंसनीय भी है। सो फ्रेंड्स, सही सुना आपने, मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर अर्जुन सिंह जी से। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, चूँकि मैं अध्यापक के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, अध्यापन मेरा पेशा है, तो सबसे ज़्यादा मेरे करीब मेरे स्टूडेंट ही रहते हैं, विद्यार्थीगण ही रहते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि हमारे विद्यार्थियों को आपके हृदय के करीब जो भी पंक्तियाँ हों, किन्हीं दो पंक्तियों के साथ हम अपने संवाद की शुरुआत करें। तो विद्यार्थियों के लिए मेरी दो पंक्तियाँ हैं, मेरी अपनी पंक्तियाँ हैं जो विद्यार्थियों के लिए खास करके मैंने लिखी हैं। वो दो पंक्तियाँ हैं कि करो कोशिश अनवरत और तुम छू लो बुलंदी को, करो कोशिश अनवरत और तुम छू लो बुलंदी को, तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां आवाज़ देती हैं। तो इतना ऊंचाई पर मैं अपने विद्यार्थियों को ये चाहता हूँ कि इतना ऊंचाई पर जाएं कि सारी लोगों की कल्पना जो है, इतना कल्पना न कर पाएँ कि विद्यार्थी कितना ऊंचाई तक पहुँच गए। और जो है उनकी कोशिश, और उनकी कोशिश में हम लोग भी अपनी कोशिश मिलाते रहते हैं। और यही हम लोगों का जो है उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की जो कोशिश है उसमें हम लोगों का भी योगदान अगर मिल जाए तो ये वांछित सफलता को प्राप्त कर सके, यही हमारा उद्देश्य रहता है हम लोगों का। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी हम देखते हैं कि आपका क्लासेस में इतना ज़्यादा योगदान रहता है कि मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगा, जितने भी लोग सर को पहले से जानते हैं वो तो इनके विषय में परिचित ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं बताना चाहूँगा, सर के पास वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा है जिसका नज़ारा हम लोगों को क्लासेस में भी देखने को मिलता था। और वैसे भी हम तमाम सामाजिक उत्सवों में आपकी जो भूमिका होती है, जो आपकी कविताएं होती हैं, वो वास्तव में हमारे लिए मर्म स्पर्शी होती हैं, तो हृदय स्पर्शी होती हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों से तो आप लोग भी परिचित होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे वो सर से संवाद के बाद आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। तो सर, आज मैं चाहूँगा कि हमारा जो संवाद हो इस विषय पर हो कि हमारे जितने भी छात्र हैं उन्हें हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पर कुछ ऐसी मूलभूत चीज़ें आप बताएं से रूप को हम लोग अभी तक ना देख सकें हिंदी साहित्य के विषय में। ऐसा है कि हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी मुख्यतः ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो जब पहले संस्कृत चलती थी, बहुत पहले जब वैदिक काल था, वेदों का काल था, तो वेदों से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र थे तो लोक भाषा के रूप में इस हिंदी का जो है आविर्भाव हुआ। और हिंदी कई सोपानों को तय करके आज अपने इस वर्तमान खड़ी बोली के रूप में चल रही है। और तो सबसे पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद फिर संस्कृत, लौकिक संस्कृत हुई जो लोक में प्रचलित थी। उसके बाद फिर ये कई सोपानों को तय करती हुई, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, फिर ये वर्तमान में आई। इसमें कई लोगों का बहुत सारा योगदान है। और जिसमें हम अगर कहें तो ये जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा कि हिंदी इतनी संपन्न भाषा है। उन्होंने कहा कि अकेले गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य ही अगर ले लें तो वही हिंदी को पूरे संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए अकेले पर्याप्त है। और तुलसीदास ही क्यों, बहुत सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, गद्यकारों ने हिंदी को बहुत समृद्ध किया, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। जैसे इसी सिलसिले में मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है कि
साहित्य जो है, मतलब हिंदी भाषा से अब हम हिंदी साहित्य की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तो साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आप अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साहित्य होता है एक दिन का, एक बहुत कम समय का नहीं होता। साहित्य बहुत दिन से चलता है, और जिस समय जो साहित्य लिखा जाता है वो समाज का ही प्रतिबिंब होता है। जिस समय जैसा समाज होता है, जैसे हमारे देश में जैसे हमारे महान कवि और साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत महान पुस्तक है, संस्कृति के 4 अध्याय। वो संस्कृति के 4 अध्याय नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो 4 सोपान हैं संस्कृति के। संस्कृति बदलती रहती है, और जैसे संस्कृति जब बदलती है तो उस हिसाब से साहित्य की रचना होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम माने कि हमारे ही देश में जैसे बहुत पहले जो है आर्यों का आगमन हुआ, जी जी, हाँ। उसके बाद संस्कृति हमारी जो आर्यों के आने से संस्कृति में कुछ परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात फिर जो है फिर मुग़लों का आगमन हुआ, जी जी, तो संस्कृति में जो है कुछ परिवर्तन हुआ। हाँ। कुछ चीज़ें यहाँ के लोगों ने उनकी ग्रहण की और उन लोगों ने यहाँ की ग्रहण की। इसके बाद फिर जैसे अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, तो उनकी संस्कृति भी इसमें समावेशित हुई। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक संस्कृति बनी, भारतीय संस्कृति। तो जिस समय जो संस्कृति चल रही थी उस समय उसी के अनुसार साहित्य रचना होती है, और उसी के समय का जो है सही प्रतिबिंब वो साहित्य हमको देता है। जैसे वो अंग्रेज़ों के समय में जो साहित्य रचना हुई होगी वो उस तरह से हुई होगी। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा वीरों का कैसा हो बसन, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो हमारा देश गुलाम था उस गुलामी को दूर करने के लिए साहित्य रचना हुई। तो आपको क्या नहीं लगता कि जैसे आपने जितने भी उदाहरण दिए, तो आप वर्तमान समय में अगर देखें तो हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर रही हैं, आर्यों से लेकर अब तक का इतिहास आपने बताया, तो क्या आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता, या फिर सामाजिक रूप से आप अगर देखा जाए, कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ जो है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन कुछ भी प्रभाव हो, लेकिन हम अपनी मूल संस्कृति जो है उसको बचाने में हमेशा कामयाब रहे हैं और रहेंगे, इसका मुझे विश्वास है। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब संस्कृतियों का जब सम्मिलन होता है और लोगों को के कुछ चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ये परिवर्तन स्वाभाविक है। लेकिन हम अपनी मौलिक संस्कृति को कभी हम नहीं त्याग सकते हैं। वो हमारी धरोहर है, वो हमारे पास हमेशा अक्षुण्ण रहेगी और बनी रहेगी। नहीं, सही बात कही आपने। वास्तव में हम भी यही चाहते हैं कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो वास्तव में हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमें कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। तो वो तो बात मतलब कि नई जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये बात तो सही है। अब अगर आप देखें तो जो आधुनिक समाज चल रहा है, यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी कवि लोग हैं, जितने भी लोग लेखक लोग हैं, उन लोगों का प्रयास होता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध को कलम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, और वास्तव में वो सही भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब की जो रचनाएं हैं वो वास्तव में या फिर श्रृंगार रस को प्रधानता देती हों, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप अपना विचार क्या रखना चाहेंगे? ऐसा है कि जो वर्तमान में जो रचनाएं हो रही हैं, केवल ऐसा माना जाता है कि वर्तमान की रचनाएं जो है सही नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान की रचनाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। केवल उनको उस नज़रिए से उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हम ये मानते हैं कि पढ़ने की जो रुचि है वो कम हो रही है। आज साहित्य लोग कम पढ़ रहे हैं। लोग जैसे टीवी देख रहे हैं या और कोई चीज़ कर रहे हैं, किताबें लोग कम पढ़ रहे हैं। लेकिन यह है कि साहित्य की जो रचना है वो बहुत ही प्रबुद्ध है, बहुत अच्छी है। जैसे एक उदाहरण जैसे हम विधा की ले लें, जैसे साहित्य में गद्य साहित्य की विधा कहानी है। पहले कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, लेकिन आज जो कहानी लिखी जा रही है वो समस्याओं को केंद्र में रख करके लिखी जा रही है। आज की कहानी बहुत ही उत्कृष्ट है, लेकिन ज़रूरत यह है कि उसको उस तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि समस्याओं को लेकर के कहानियाँ चल रही हैं, वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। आज कविताएं रीतिकाल में, जैसे मान लीजिए उदाहरण लें, रीतिकाल में जैसे जो भी कविताएं लिखी जाती थी, क्योंकि दरबारी कवि लिखते थे, इसलिए उसके केंद्र में नारी रहती थी। आज नारी का एक दूसरा रूप है। आज नारी जो है परिश्रम का, संस्कृति का, आज सम्मान का प्रतीक है। आज उसके लिए जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे बिहारी ने लिखा था
बिहारी जो है नक्श का वर्णन करते थे, नारी के श्रृंगार का वर्णन करते थे। अब आज हम एक उदाहरण दें, जैसे निराला का ले लें तो निराला लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वहाँ एक परिश्रम से युक्त नारी का वर्णन कर रहे हैं। नारी का जो है वहाँ जो है एक अंतर है। एक वर्तमान के कवि हैं डॉक्टर DM मिश्रा जी, बहुत ही समकालीन के बहुत अच्छे कवि हैं, अपने ज़िले के भी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक लाइन मैं उनकी मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि उसमें श्रृंगार भी है और उसमें अपना संदेश भी। जैसे बोझ धान का लेकर जब वह हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है, क्योंकि कान की बाली बज रही है, श्रृंगार का प्रतीक है। लेकिन श्रृंगार में भी वह अपनी विशेषता को नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो परिश्रम से युक्त नारी है, वो मेहनत करने वाली नारी है। और इसी की आज ज़रूरत है। आज किसी के श्रृंगार का, किसी की सुंदरता का वर्णन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके गुणों का वर्णन प्रमुख है। यही विशेषता होनी चाहिए, यही कविता का उद्देश्य भी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। और वास्तव में आपके जो कहने का आशय है वो भी हमारे छात्रों तक बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा है। तो और भी मैं एक आध दो प्रश्न हमारे दिमाग में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे हम प्रायः देखते हैं कि हिंदी साहित्य को, हिंदी विषय को लोग इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि वो उनके लिए केवल नंबर का एक खेल है। जैसे अगर हम बोर्ड स्तर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या आपको नहीं लगता कि छात्रों को और अधिक अपना रुझान बनाना चाहिए हिंदी को पढ़ने के लिए, हिंदी साहित्य को जानने के लिए और हमारी पुरानी सभी सांस्कृतिक धरोहरों के विषय में पर्याप्त जानकारी रखने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग हिंदी से कटते रहते हैं, क्योंकि लोग बताने वाले बताते हैं कि हिंदी में क्या है, थोड़ा पढ़ लो हिंदी में पास हो जाओगे, पढ़ना है तो गणित पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और पढ़ो। लेकिन मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन ये मेरा जो है बहुत 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 प्रिय विषय रहा है हिंदी। और हिंदी इसलिए प्रिय रहा कि हिंदी पहली बात तो अपनी मातृभाषा है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि बिना मातृभाषा के राष्ट्र गूंगा है, और राष्ट्र अगर तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर कोई चीज़ किसी को समझाना है तो हिंदी में समझाते हैं, और हिंदी में इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। हम तो गारंटी के साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं कि रामचरितमानस की कोई 5 पंक्तियाँ अगर एक साथ पढ़ ले तो उसके अंदर रस का एक ऐसा स्रोत उमड़ेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन उस तरह से वो पढ़े, पूरे हृदय के साथ पढ़े। हिंदी में तो इतनी बड़ी निधियाँ संचित हैं कि जिसका कोई विश्वास नहीं कर सकता, इतनी निधियाँ हैं। लेकिन हमारा यही कहना है, जैसे कि लोग हिंदी से कट रहे हैं, नहीं हिंदी जो है को अच्छा समझ रहे हैं, उसको मानते हैं बहुत सरल है या बहुत ज़्यादा बेकार है, तो उनसे कहना चाहूँगा कि हिंदी को पढ़ करके देखें, हिंदी में अपनी रुचि जागृत करें। और मैं अध्यापक बंधुओं से भी कहूँगा कि जो हिंदी के अध्यापक हैं वो हिंदी में बच्चों के प्रति रुचि उत्पन्न करें, और जो हिंदी के अध्यापक नहीं भी हैं उनको भी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के रूप में अपनी इस अतुलनीय धरोहर को इसको बताएं, छात्रों से बताएं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसके लिए जो है हमारी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा तो अभी तक नहीं मिल सका है, लेकिन हम तो इसे राष्ट्रभाषा ही मानते हैं, अपनी भाषा मानते हैं, मातृभाषा मानते हैं, और इसलिए उनकी रुचि जागृत करें। हमने तमाम विद्यार्थियों को कक्षा में ही देखा है कि जैसे हमारा उनमें कभी क्लास नहीं था, लेकिन जब हिंदी के क्लास में आए तो तमाम बच्चों ने हमसे कहा कि मेरी हिंदी की रुचि जागृत हो गई। ऐसा कई लोगों से मैंने कहते सुना। ये व्यक्तिगत अनुभव हमारा भी है। वैसे जो सर बता रहे हैं जिस विषय में, ये हमारा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि जब से हम सर के संपर्क में आए तब से वास्तव में हमने भी काफ़ी चीज़ें जो आप लोग देखते हैं हमारे बोलने में जो भी तरीका हो, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उसमें पूर्णता है, लेकिन जो भी कुछ मैंने सीखा उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वास्तव में आप अगर देखेंगे तो आपने तो प्रयास किया है, काफ़ी बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, काफ़ी बच्चे आपसे जुड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं भी आप लोग कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि आपकी जो विचार, आपके मन के जितने भी विचार हैं, आपकी जो भी भावनाएं हैं, वास्तव में अगर उसको सही अभिव्यक्ति दी जा सकती है तो वो केवल अपने मातृभाषा के माध्यम से दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद हम एक आध प्रश्न और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी 2 से 3 महीने का समय बचा है छात्रों के पास, कोविड का दौर आया, तब से हमारे छात्र बहुत ज़्यादा नकारात्मकता के माहौल में जी रहे हैं। तो इस माहौल में उनको सकारात्मक रहने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए?
देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़े संकट का समय है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऑनलाइन क्लासेज की बात होती है, गवर्नमेंट तो अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे देश की एक विशाल जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ बच्चों के पास ऐसे घर हैं कि जहाँ अच्छे मोबाइल नहीं है, मल्टीमीडिया सेट नहीं है, या एक मोबाइल है पूरे घर वालों के पास है, घर का मेन जो है मालिक है वो लेकर के चला गया, तो और उनका पढ़ाई के समय तो कहाँ से पढ़ेंगे, उनके पास नेट पैक डलवाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं बहुत बड़ा संकट का दौर है, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, मैं गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी बधाई देता हूँ कि वो बहुत प्रयास कर रही है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अगर वो इतना प्रयास कर रही है, तो ये भी चाहिए कि नेट पैक के लिए जो ग्रामीण अंचल है, जहाँ लोगों के रोज़गार लगभग चले गए हैं, प्राइवेट जो काम करने वाले हैं, या कई लोगों के रोज़गार से जो है वंचित होना पड़ा है उनको, और पैसे की समस्या है, तो चाहे वाईफाई की सुविधा प्रदान करें गांव में भी, और चाहे नेट पैक के लिए उनको छूट दे, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें, ऑनलाइन भी पढ़ सकें, और पढ़ाई के लिए भी दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अनुसार पढ़ाना है। तो उसमें ये भी है कि एक कक्षा में ज़्यादा बच्चे ना होने पाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सारी चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं तो पढ़ाई बाधित हो जाए। मान लीजिए किसी विद्यालय में, किसी क्लास में अगर सभी बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ कहाँ कैसे बैठाया जाए, अलग अलग किया जाए। समस्याएं बहुत हैं। ये है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन का जो है अनुसरण किया जा रहा है और सफलता भी मिल रही है। वांछित सफलता तो नहीं मिल रही है, लेकिन प्रयास जारी है, और आगे आशा है कि बच्चों का अध्ययन प्रभावित नहीं होने पाएगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। और एक बात और कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सभी छात्रों को कि पढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि पुस्तकीय पढ़ाई। पुस्तकीय पढ़ाई का कोई जोड़ नहीं है, जो पुस्तक अपना अलग ही आनंद होता है, उसका अपना अलग आनंद है। जैसे कि हम पहाड़ पे जाएं, पहाड़ का हम दर्शन करें और पहाड़ को चित्र में देख लें, जो अंतर है वही अंतर अपनी पुस्तकीय पढ़ाई, कक्षा की पढ़ाई, जब हम अपने अध्यापक के सामने होते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, और उसके बाद जो है उसका जो आनंद है वो अतुलनीय है, और वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आशा है कि समय के साथ साथ वो दिन फिर से लौट आएंगे, और यही आशा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जब हिंदी की बात हुई थी तो हिंदी के लिए इतना कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हिंदी में रुचि जागृत करें और जागृत कराएं। और एक बात और है, सबसे बड़ी बात है कि अपनी हिंदी भाषा से प्रेम करें। जब हिंदी से प्रेम नहीं होगा तो हम उसके प्रति हमारी रुचि नहीं जागृत होगी। अब प्रेम इसलिए है क्योंकि हिंदी हमारी माँ के समान है। अपनी माँ से जो प्रेम नहीं करेगा तो वो और क्या कर सकता है। और सबसे पहले उसकी इज्जत करें, हिंदी की इज्जत करें, अपने बच्चों को हिंदी पहले सिखाएं। हम देखते हैं कि तमाम ग्रामीण अंचल में तमाम लोग जो थोड़ा सा उनके पास जो है समृद्धि आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पहले इंग्लिश के लिए जोड़ देते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसको उंगली नहीं सिखाएंगे, उसको फिंगर सिखाएंगे, उसको पंखा नहीं बताएंगे, उसको फैन बताएंगे। बताइए, फैन भी बताइए, फिंगर भी बताइए, हेड भी बताइए, नोज भी बताइए, लेकिन उसके पहले आप उसको हिंदी में बताइए, हिंदी से प्रेम करना सिखाइए। तो इसी बात पर एक हमारे हिंदी के बड़े मशहूर शायर हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनका ये कथन भी है कि जब मैंने हिंदी की शुरुआत की तब मैं आ से अनपढ़ से शुरू किया मैंने पढ़ना, और हिंदी ने मुझे ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ा। तो तमाम चीज़ें ऐसी ही हैं। हिंदी भाषा के विषय में आपने जितना भी हम लोगों को बताया वो वास्तव में हमारे लिए अद्भुत है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो सारी चीज़ें आपने हमारे बीच में रखने का प्रयास किया। और मैं अपने गांव देहात के जितने भी लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे भी देखते हैं इस चैनल के माध्यम से, कभी आपने डॉक्टर राम कुमार गुप्त जी को देखा हो या फिर आपने आज डॉक्टर अर्जुन सिंह जी से मुलाकात की, तो वास्तव में ये वलीपुर ही अपने आप में बड़ी विशेषताएं रखता है। तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा इस वलीपुर के विषय में, आप लोगों के विषय में, अपनी ग्रामीण भाषा के रूप में कि ई हकीकत आए, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ई हकीकत आए गलत फहमी ना ही आटे, ई हकीकत आए गलत फहमी ना ही आटे।
और युवलीपुर मार्केटिया है, हियाँ कविता कहे वालन के और कविता सुने वालन के कमी नहीं बाटे। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आप इतने समय के लिए हमारे बीच में आए और अपने अमूल्य समय हमारे छात्रों के बीच में दिए। हमें ऐसे अवसर की प्राप्ति हुई और हिंदी के बारे में कुछ बातें हुई, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली मुलाकात में मैं और आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छी बातें बता सकूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा हो जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे हिंदी दिवस हो 14 सितंबर हो, तो उस दिन मैं आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जो हिंदी के जो हिंदी को पसंद करते हैं, हिंदी से प्रेम करते हैं, बहुत सारी संख्या हिंदी से प्रेम करने वालों की, तो मैं चाहता हूँ 14 सितंबर को कोई ऐसा आयोजन हो कि जहाँ हम लोग सब लोग एकत्रित हों, हमारे छात्र भी हों, प्रबुद्ध वर्ग भी हों, जो हिंदी से जिनका लगाव हो, हम लोग इकट्ठे हों और आपसी चर्चा परिचर्चा हो, जिससे हिंदी का उत्थान हो, और भी सामाजिक बातों पर भी चर्चा परिचर्चा हो, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे देश का और संसार का उत्थान हो सके, और हम उसमें अगर कुछ भी योगदान कर सकें तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो वास्तव में आदेश के रूप में रहेगा सर के द्वारा, तो वो सुनने का प्रयास कीजिएगा। अब इतना देर सुनिया, अब सर जी के यह है आर्डर कि देर ना लगाओ, जल्दी से करवाओ 1000 सब्सक्राइबर। सो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए कि हमारा ये यूट्यूब चैनल 1K तक पहुँचे, ताकि हम सर से, हमारा पहला निवेदन रहेगा कि सर को लाइव आना पड़ेगा हमारे चैनल पर, और लाइव आकर 1K के बाद हम लाइव आ सकते हैं, तो लाइव आकर आपको अपनी कुछ पंक्तियाँ, अपनी कुछ कविताएं हमारे छात्रों तक पहुंचानी पड़ेंगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने जो कविताएं लिखी हैं, और विशेष करके मैंने समाज की समस्याओं को उठाया है, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर हमारी बातें, जो हमारे उद्गार हैं, आप लोगों तक पहुँच सकें, तो मैं अपने को धन्य समझूँगा और मेरा प्रयास भी सार्थक होगा। और मैं प्रयास भी करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि अच्छी से अच्छी बातें और सामाजिक समस्याओं को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, और उसका समाधान भी हम लोग मिल करके उसका समाधान भी ढूंढ सकें, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको।